हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास करेंगे वो है कैपिटल गेन टॉपिक से। और सीए इंटरमीडिएट जो नवंबर 2022 के लिए अपीयर होंगे उनके लिए तो ये मोस्ट रेलिवेंट वीडियो है, जिसमें हम सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, स्टडी मैट को हम बेस लेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे रिवीजन के साथ। तो सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए तो है ही रेलिवेंट। सीएमए के स्टूडेंट के लिए उनके स्टडी मैट को मैं सेपरेटली तैयार करूंगा, उनके वीडियो को अलग से तैयार करूंगा, लेकिन अगर वो देखना चाहें तो देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। जैसे सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, सीएमए फाइनल के हैं, सीएमए इंटरमीडिएट के हैं, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो उनका कैपिटल गेन टॉपिक रिवाइज होगा। वैसे उनके लिए तो सेपरेट क्वेश्चन आंसर तैयार हैं, वो तो पढ़ते ही हैं वो, लेकिन रिवीजन के व्यू पॉइंट से अगर देखना चाहते हैं, कैपिटल गेन बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ तो एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये मैं 4 वीडियो, इसमें 4 मैं तैयार करूंगा, 4 क्लासेस में ये कंप्लीट करूंगा। छोटे छोटी क्लासेस हैं तो वो रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को मैंने बेस लिया है नवंबर 2022 के लिए, जिसमें 13 इलस्ट्रेशन है और 10 एग्जाम्पल हैं और 7 क्वेश्चन है। 13 इलस्ट्रेशन, 10 एग्जाम्पल और 7 क्वेश्चन है पूरे में। तो इसे हमने टुकड़ों में बांट दिया है 4 छोटी छोटी क्लासेस में, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना आए, चलते फिरते आप इसको रिवाइज कर सकते हो। शुरू करता हूं मैं। ये स्टडी मैट सबके पास होना चाहिए। और एक बात, ज़रूरी चीज़, ये वीडियो देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले स्टूडेंट जो भी देखना चाहते हैं उनका कैपिटल गेन टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कैपिटल गेन के प्रोविजंस उन्होंने पूरे कर लिए हैं। ऐसा ना हो कि कैपिटल गेन के प्रोविजंस वो यहाँ से करना चाहेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं रिवीजन, क्वेश्चन आंसर को आधार लेकर, बेस लेकर। रिवीजन के लिए आपका पहले कंप्लीट सिलेबस आपका होना जरूरी है, तो कैपिटल गेन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ पीजीबीपी टॉपिक में आपका डेप्रिसिएशन कंप्लीट होना चाहिए एट लीस्ट। कैपिटल गेन पूरा रिवाइज हो जाना, कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैं रिवाइज कराऊंगा। और पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन हो जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है सर? क्योंकि देखिए, मैंने अपने स्टडी मैट में, जो मैंने अपने स्टडी मैट आपको दिए हैं, अपना बुक प्रोवाइड किया है आपको, वहां पर मैंने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पीजीबीपी में कराए हैं। लेकिन कई स्टूडेंट अलग अलग जगहों पर जो पढ़ते हैं वो में भी डेप्रिसिएशन को कैपिटल गेन में ही पढ़ लेते हैं। जैसे स्टडी मैट में देखेंगे तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन पीजीबीपी में भी है और कैपिटल गेन में भी दे रखा है सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में। रीजन साफ है, जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आता है। तो मैं कैपिटल गेन पढ़ाते समय तो आपको ये बता देता हूं कि जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन है वो हम पीजीबीपी में पढ़ेंगे, यानी डेप्रिशिएबल एसेट के कैपिटल गेन को हम बिजनेस प्रोफेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन ये जो स्टडी मैट मैंने बेस लिया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डेप्रिशिएशन के कैपिटल गेन से भी रिलेट करते हैं। तो वैसे आज की क्लास में वो नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका डेप्रिशिएशन भी प्रोविजन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका टैक्स रेट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। टैक्स रेट सेक्शन 112, 112A, 111A, ये 3 सेक्शंस भी क्लियर होने चाहिए। मैं बता देता हूं टैक्स रेट, जिसमें स्लैब रेट का आपको पता होना चाहिए। ये पूरी सीरीज की बात कर रहा हूं, जिसमें हमने 4 क्लास तैयार किए हैं, 4 लेक्चर में ये पूरी सीरीज तैयार होगी। उस पूरी सीरीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। स्लैब रेट आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 112 कैपिटल गेन का टैक्स रेट मालूम होना चाहिए। सेक्शन 112A, ये भी एलटीसीजी का कैपिटल टैक्स रेट है। और सेक्शन 111A जो शॉर्ट टर्म के लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस सेक्शन को पता की करेंगे और उसके बाद ही इसे हम पढ़ेंगे।
इस वीडियो को देखेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं। स्टडी मैट आपको सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी मैट तो मैं दिखाऊंगा ही और उसी के आधार पर करूंगा। सबसे पहले हम ये लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है 13। एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन वैसे तो बात एक ही है, लेकिन स्टडी मैट में जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल 10 दिए गए हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन और आंसर नहीं दिया रहेगा, साथ में ही बताया जाएगा, तो ये एग्जाम्पल हो गया। इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन विद आंसर रहेगा, क्वेश्चन अलग और आंसर अलग रहेगा, और फिर क्वेश्चन आंसर साथ है, क्वेश्चन आंसर। तो टोटल कितने हो गए, 10, 13, 23 और 7, 30। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल के जरिए हम ये जान पाएंगे कि अगर किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है तो वो कैपिटल एसेट है या नहीं। फिर से सुनिएगा, अगर किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है तो वो कैपिटल एसेट है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये बात तो साफ है कि एग्रीकल्चरल लैंड बेचेंगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उसमें होनी चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। अब यहां डिस्कशन हम ये कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसे बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है या नहीं लगता। आंसर इसका कहां दिया मिलेगा, सेक्शन 214 कैपिटल एसेट की परिभाषा में। कैपिटल एसेट को डिफाइन किया है सेक्शन 214 में, और उन्होंने बताया है कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होगा एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया इन इंडिया। इंडिया के, यानी इंडिया होना चाहिए, इंडिया के गांव के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं है, उसे बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है, उसे बेचा गया तो कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है। सर हो सकता है क्यों बोला आपने, क्योंकि वहां भी एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया है तो सेक्शन 10 क्लॉज 37 में उसको एग्जम्पशन मिल जाती है। अभी हमारा मोटिव क्या है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया, इंडिया के रूरल एरिया में बेचा गया, मतलब रूरल एरिया के अंदर सिचुएटेड है और उसे बेचा गया, तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। अब सर रूरल एरिया डिफाइन है या नहीं, रूरल एरिया डिफाइन नहीं है, डिफाइन है अर्बन एरिया। तो जो अर्बन एरिया नहीं है, जो अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल एरिया कहलाएगा। यहां तक भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब डेफिनेशन किसका है, अर्बन एरिया का। अब अर्बन एरिया पर हम आते हैं। अर्बन एरिया में भी दो बाइफर्केशन है, एक प्योर अर्बन और एक डीम्ड अर्बन। डीम्ड मैंने नाम दिया है, वैसे आप इसे दूसरा नाम दे सकते हो एक्सटेंडेड अर्बन एरिया, इसे आप नाम दे सकते हो एक्सटेंडेड अर्बन एरिया। ये दोनों ही अर्बन एरिया माने जाएंगे, प्योर अर्बन एरिया भी और डीम्ड अर्बन एरिया भी, दोनों ही अर्बन एरिया माने जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल लैंड को बेचकर अगर आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना चाहते तो आपका एग्रीकल्चर लैंड इस एरिया में सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। अर्बन एरिया की परिभाषा है वैसा क्षेत्र जो किसी म्युनिसिपैलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता हो, जिस म्युनिसिपैलिटी की आबादी लास्ट जनगणना के हिसाब से, अंतिम जनगणना के हिसाब से 10,000 या उससे ज्यादा है, उसे हम अर्बन एरिया कहते हैं। ऐसा एरिया जो किसी नगर निगम क्षेत्र के अंदर आता हो या कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता हो, जिसकी आबादी अंतिम जनगणना के हिसाब से 10,000 या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उस म्युनिसिपैलिटी की आबादी 10,000 से नीचे है तो वो तो अर्बन एरिया नहीं कहलाएगा, तो 10,000 या उससे अधिक होना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकल हमारे देश में ऐसी कोई
म्युनिसिपल एरिया नहीं है, नगर निगम नहीं है जहां 10,000 से भी कम आबादी है मैक्सिमम। लेकिन टेक्निकली कह लें, एकेडमिक कह लें, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जो जमीन नगर निगम के अंदर नहीं है उसको अभी छोड़ दीजिए। जो जमीन नगर निगम के अंदर है और नगर निगम की आबादी 10,000 या उससे अधिक है तो वो अर्बन एरिया माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स होगा। ये एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि हमारे पास कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, साथ में इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दिए गए हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड है और ये किसके दूरी में सिचुएटेड है, वो अर्बन एरिया भी गिवन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक है प्योर अर्बन एरिया जहां पर हमें पॉपुलेशन चाहिए मोर देन और इक्वल टू 10,000। अगर मोर देन इक्वल टू 10,000 है तो वो अर्बन एरिया में आ गया। अब हम आते हैं डीम्ड अर्बन एरिया में। सपोज करें कि ये एक एरिया है जो किसी नगर निगम के अंदर आता है और यहाँ की आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है। ले लेते हैं यहाँ की आबादी 80,000 है। तो ये जो मैंने बनाया है, क्षेत्र बनाया है, ये तो अर्बन एरिया है, दैट इज कॉल्ड प्योर अर्बन एरिया। ये है प्योर अर्बन एरिया। अब इस अर्बन एरिया के चारों तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चारों तरफ कुछ दूरी तक सरकार मानती है कि ये कुछ दूरी तक भी जो एरिया सिचुएटेड है वो भी अर्बन की परिभाषा में आएगा। इसको हम कहते हैं डीम्ड अर्बन या एक्सटेंडेड अर्बन एरिया, अर्बन एरिया। तो जो बाहर का क्षेत्र है, सरकार का मानना है, लॉजिक ये है सरकार का कि उस आसपास के क्षेत्र को भी आप इसके साथ जोड़कर देखें और वो भी डेवलप हो रहा है तो उसे भी हम डीम्ड अर्बन मानेंगे। इसका मतलब अगर एग्रीकल्चर लैंड आपके इस येलो एरिया में आ रहा है उसे बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स है। अगर इस एरिया में आ रहा है, डीम्ड अर्बन एरिया में आ रहा है, उसे बेचने पर भी कैपिटल गेन टैक्स है। अगर इससे भी दूर आ रहा है तो फिर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है सर, ये दूरी कितनी है, कितनी दूरी तक हम डीम्ड मानेंगे? यह निर्भर करता है कि प्योर अर्बन एरिया की आबादी कितनी है। अगर आबादी 10,000 से लेकर 1,00,000 तक है तो 2 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र डीम्ड अर्बन एरिया आएगा और कैपिटल गेन टैक्स वहां बनेगा। 1,00,000 से 10,00,000 तक की अगर आबादी है उस प्योर अर्बन एरिया की तो उसके इर्द गिर्द 6 किलोमीटर का जो एरिया है वो डीम्ड अर्बन एरिया माना जाएगा। और अगर 10,00,000 से अबव आबादी है तो 8 किलोमीटर का एरिया डीम्ड अर्बन एरिया माना जाएगा। ये तो मैंने आपको प्रोविजन समझा दिया, रिवाइज करा दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर ए, ये जो हमारे पास जमीन है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सारी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है। ये जो जमीन है ये 1 किलोमीटर के रेंज में है, मतलब मेन अर्बन एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया के इर्द गिर्द है। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड, और वो जो म्युनिसिपैलिटी है उसकी आबादी सेकंड इस कॉलम में दिया हुआ है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम में दिया हुआ है कितनी आबादी है। अब जैसे आबादी है 9,000 तो वो तो एरिया ही अर्बन नहीं हुआ। जब एरिया ही अर्बन नहीं है तो उसके इर्द गिर्द के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चरल लैंड, जिस पर हम इसे हम कह सकते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, RAL, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अब आते हैं आबादी 12,000 है तो 10,000 से ज्यादा आबादी है, तो यहां पर हमारा रेंज कितना बनना चाहिए, आसपास का रेंज कितना बनना चाहिए, 2 किलोमीटर। 11,00,000 आबादी है तो हमारा रेंज कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर। 80,000 आबादी, हमारा रेंज कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर। 3,00,000 आबादी, हमारा रेंज कितना होना चाहिए, 6 किलोमीटर। 12,00,000 8 किलोमीटर। 8,000 ये तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन गया। उसके बाद 4,00,000 आबादी है तो आसपास का रेंज कितना होना चाहिए, 6 किलोमीटर। 10,00,000 से ज्यादा आबादी 8 किलोमीटर, 10,00,000 से ज्यादा आबादी तो 8 किलोमीटर। ये मैंने रेंज बता दिया। अब एक्चुअल में
जो जमीन है वो कहाँ सिचुएटेड है। देखिए जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है प्योर, उसके लिए तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये दो तो हमारे प्योर एग्रीकल्चर लैंड ही हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, क्या बी नंबर का एग्रीकल्चर लैंड हमारे रेंज के अंदर आ रहा है, 2 किलोमीटर के अंदर आ रहा है? यस, ये आ रहा है, तो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और इस पर कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट 8 किलोमीटर का रेंज है और ये कितने किलोमीटर पे सिचुएटेड है? 2 किलोमीटर, यानी रेंज के अंदर आ रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, टैक्स देना पड़ेगा बेचने पर। 2 किलोमीटर का रेंज है, 2 किलोमीटर का रेंज है और ये 3 किलोमीटर में सिचुएटेड है, यानी रेंज के बाहर चला गया, तो इसे भी हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे। ये अर्बन नहीं बन पाया, ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना और इसके ऊपर भी नहीं देना। 6 किलोमीटर का रेंज है, 4 किलोमीटर के अंदर है, यानी ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 8 किलोमीटर का रेंज है, 5 किलोमीटर के अंदर सिचुएटेड है, विद इन रेंज है, यानी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। 6 किलोमीटर का रेंज है, 7 किलोमीटर में सिचुएटेड है, यानी रेंज के बाहर है, तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। 8 किलोमीटर का रेंज है, 8 किलोमीटर में ही सिचुएटेड है, तो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। 8 किलोमीटर का रेंज 9 किलोमीटर पे सिचुएटेड है, यानी रेंज के बाहर चला गया, तो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, इसको बेचने पर टैक्स नहीं देना। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको यहां समझ आया कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप बेच रहे हो तो कैपिटल गेन टैक्स के रेंज में आप आओगे या नहीं। मोटे मोटे तौर पर है दोस्त, अभी जैसे जहां भी मैंने काटा लगा दिया कि नहीं आओगे, वो तो बेचने पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जहां जहां मैंने टिक कर दिया कि ये है यस 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 यस, अगर ऐसी परिस्थिति में आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और उसे गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया, तो फिर आप सेक्शन 10 ब्रैकेट 37 में बच जाओगे। और मान लीजिए कि सर गवर्नमेंट ने नहीं एक्वायर किया, हमने जनरल केस में बेचा है, तो वहां भी आपका कैपिटल गेन बनेगा जरूर, टैक्सेबल होगा जरूर, लेकिन फर्दर आपके पास सेक्शन 54B में ऑप्शन मिल जाएगा कि आप उस कैपिटल गेन को बचा सकते हो। उम्मीद है क्लियर रहा होगा आपके पास एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट। डन। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल किस पर बेस्ड है, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 47 ट्रांसफर को डिफाइन करता है। इसके सब क्लॉज 6 में लिखा है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है खरीदने का, अग्रीमेंट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट आपने परफॉर्म कर दिया बट रजिस्ट्री अभी नहीं कराई है, वो पार्ट क्या है? आपने पैसे दे दिए, आप बायर हो, आपने सेलर को पैसे दे दिए, या हम उल्टे साइड से समझे, आप सेलर हो, बायर से आपने पैसे ले लिए और बायर को आपने पोजीशन दे दिया। पैसे ले लिए, पोजीशन प्रॉपर्टी का दे दिया, लेकिन अभी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है बायर के नाम। तो कैपिटल गेन में सेक्शन 247 क्लॉज सब क्लॉज 6 में लिखा है कि अगर कोई पार्ट परफॉर्म कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट का पोजेशन के साथ, तो जो पोजेशन की डेट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और कैपिटल गेन उसी ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो मान लिया जाएगा कि आपने कैपिटल ऐसे ट्रांसफर कर दिया, पार्ट परफॉर्म कर दिया, तो यहां पर ए एंटर्ड होता है अग्रीमेंट में मकान बेचने के लिए, बायर जो परचेजर है वो सारा पैसा दे देता है ए को, ए हैंडओवर कर देता है पोजीशन। तो जो डेट ऑफ पोजीशन है दैट विल बी कंसीडर्ड एज डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 किसके लिए है? यहां पर भी सेक्शन 247 यानी जो ट्रांसफर को डिफाइन करता है, सेक्शन 247 क्लॉज नंबर 7 में लिखा है कि अगर
इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है किसी ट्रांजैक्शंस के वजह से। कोई ट्रांजैक्शन हुआ कहीं पर और उस ट्रांजैक्शन के वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी का टोटल एंजॉयमेंट ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे में हम इसे ट्रांसफर मान लेंगे कैपिटल गेन के पर्पस से उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का। सर कुछ समझ नहीं आया क्लियर खास? आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हो। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आप मेंबर होने के वजह से वहां के जो प्रॉपर्टी है वो आपको अलॉट किया जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लोन लेकर उस सोसाइटी को बनाती है, हाउसिंग को बनाती है, और जितने भी मेंबर हैं उनमें ये लोन एलोकेट कर दिया जाता है। हर मेंबर जब अपने हिस्से का लोन पे कर देता है तो फिर बाद में फ्री होल्ड के ऑप्शन उनको मिल जाते हैं, लेकिन तब तक के लिए जो मकान है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ही नाम रहता है, लोन भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ही तरफ रहता है। अच्छा, अब आप उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हो तो आपको नियम पूर्वक एक मकान अलॉट हो जाएगा। अलॉट हो जाएगा मतलब अभी आप उसके रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो मकान के। अब जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने आपको अलॉट किया है वो मकान, वो कैसे अलॉट किया? मेंबरशिप की वजह से, यानी शेयर्स अलॉट किए हैं उसके, जिसके वजह से आपको एक मकान मिल गया, उसका एंजॉयमेंट मिल गया, तो ये एक ट्रांसफर माना जाता है। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं इस एग्जांपल को थोड़ा बढ़ाता हूं। आप मेंबर हो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, आपके पास मकान है, क्यों? क्योंकि आप उसके मेंबर हो, एक शेयर आपके पास है, तो मकान आपको एक अलॉट होगा। हाँ, उसके हिस्से का लोन भी आपके हिस्से में आएगा, ये बात अलग है। अब कल को अगर आप मेंबरशिप अपना बेच देते हो मुझे, तो कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं बेची, आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरशिप को बेचा, लेकिन मेंबरशिप बेचने का जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के वजह से उस मकान का एंजॉयमेंट जो आपके पास था वो अब मेरे पास हो जाएगा। तो क्या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है जिसके वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट ट्रांसफर हो रहा है? द आंसर इज यस। तो ऐसे में इसे हम ट्रांसफर मानते हैं प्रॉपर्टी का, मेंबरशिप का नहीं, प्रॉपर्टी का, और आपको कैपिटल गेन प्रॉपर्टी पर टैक्स देना पड़ेगा आप अगर मुझे बेच रहे हो मेंबरशिप। तो ये है एग्जांपल, इसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। 2-3 एग्जांपल हो गए। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में क्या है, यहां आपको ये एग्जाम क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो है तो इंपॉर्टेंट, फिर से आ सकता है, पूछा जा सकता है। यहां पर हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग एग्जामिन करनी है। सर आप पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बता रहे हो? भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग आप जानते हैं कि इस पर निर्भर करेगा कैपिटल गेन का नेचर, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, पीरियड ऑफ होल्डिंग पर निर्भर करेगा। कुछ एसेट्स के लिए हम 12 महीने पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं, कुछ एसेट्स के लिए हम 24 महीने देखते हैं, और बाकी एसेट्स के लिए हम 36 मंथ देखते हैं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लिया जाता है? जनरल केस में तो डेट ऑफ परचेज या एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर तक, भाई जनरल केस लें तो परचेज से ट्रांसफर तक। लेकिन कुछ अटपटे केस, वैसे तो इसके अलावा और भी केसेस हैं बड़े अटपटे जो आप फाइनल में जाकर पढ़ते हो, इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ जो अटपटे केस हैं उस अटपटे केस पर आते हैं। जैसे आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो जो कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं वो कभी ना कभी लिक्विडेशन में, चूंकि कंपनी चली गई तो वो शेयर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, शेयर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होता है? कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करती है, लिक्विडेटर एसेट सारी बेचता है, बेचकर लायबिलिटी को मीट करता है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देता है और शेयर होल्डर शेयर को सरेंडर कर देता है एट दैट टाइम। लेकिन यहां पर लॉ में लिखा है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग शेयर होल्डर के लिए, जो शेयर्स हैं उनके पास ऐसी कंपनी के जो लिक्विडेशन में जा रही है, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक लेनी है? शेयर के सरेंडर तक नहीं, जनरल केस में तो शेयर के सरेंडर तक लेनी है, लेकिन लिक्विडेशन के केस में डेट ऑफ लिक्विडेशन तक ही, डेट ऑफ लिक्विडेशन तक ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लेनी है। तो ये पहला आपको मैंने बताया। दूसरा बोनस शेयर्स। बोनस शेयर में पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक लेनी है? भाई कहां से लेनी है? पहले केस में अगर हम देखें, वापस आते हैं, लिक्विडेशन के केस में कहां से लेनी है पीरियड ऑफ होल्डिंग? तो डेट ऑफ परचेज से। भाई आप शेयर होल्डर हो तो डेट ऑफ एक्विजिशन होगा,
मे बी परचेज हो, मे बी अलॉटमेंट किया करवाया हो आपने, लेकिन कहां तक लेनी है? टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन, ना कि डेट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन। दूसरे केस में कहां से लेनी है यह डाउटफुल रहेगा, कहां तक लेनी है? डेट ऑफ ट्रांसफर तक। कहां से लेनी है? अलॉटमेंट के डेट से। देखिए शेयर्स जब भी आप कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हो या आपको बोनस अलॉट होता है तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होती है, और कहां तक होगी? टिल डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आपको डील कर रहा हूं, आंसर पढ़ नहीं रहा ना पढ़ने दे रहा हूं आपको, तो आपके पास स्टडी मैट है, आप आंसर को रीड एक बार कर सकते हो। तीसरे केस में है फ्लैट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट समझ लीजिए शेयर्स की तरह है, क्योंकि आप मेंबर बने तो आपको वहां पर फ्लैट अलॉट हुआ, तो अलॉटमेंट की डेट ले लेंगे, डेट ऑफ अलॉटमेंट से स्टार्ट कर देंगे, और जब तक आपके पास शेयर, उसके शेयर जब आपने ट्रांसफर किया, टिल द शेयर ट्रांसफर, यानी जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, या तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जब फ्री होल्ड करवा लेते हो, या आप बीच में ही अपने मेंबरशिप के शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो ट्रांसफर की डेट है एक्चुअल में, चाहे वो शेयर ट्रांसफर करो या फ्लैट ट्रांसफर करो, वहां तक पीरियड ऑफ होल्डिंग लेंगे। कहां से लेंगे? अलॉटमेंट की डेट से लेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। जैसा कि मैंने कहा है, कोई भी स्टूडेंट ऐसे ना हो कि उन्होंने कैपिटल गेन पढ़ा ही नहीं और ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ने के बाद ही देखने का फायदा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये सेक्शन 45(2) और 247 के लिए लिया गया है। 45(2) के लिए तो यहां हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 45(2) एक कंप्यूटेशन बताता है जो इस क्वेश्चन में वो रिक्वायर्ड नहीं कर रहे, लेकिन जो 247 क्लॉज सब क्लॉज 4 है, वहां पर लिखा हुआ है कि कोई कैपिटल एसेट अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है ओनर द्वारा, अपने ही कैपिटल एसेट को अपने स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करते हैं। मैं किसी एसेट का ओनर हूं, वो एसेट मेरे लिए कैपिटल एसेट है और मैं उसे अपने ही स्टॉक में बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मिस्टर ए के पास पर्सनल कार है, और पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए है, ज्वेलरी को छोड़कर, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स को छोड़कर, जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए होता है वो कैपिटल एसेट नहीं है। यानी मेरा एक पर्सनल कार है, वो कैपिटल एसेट है ही नहीं, उसे अगर मैं अपने स्टॉक में कन्वर्ट करता हूं तो देयर इज नो ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये यहां पूछा जा रहा है, इसका आंसर यही है, आप एक बार पढ़िएगा। तीसरे नंबर पर आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहां पर वाकई में मिस्टर एक्स के पास एक कैपिटल एसेट है, 2003 जून 10 को अक्वायर किया, 60,000 में उन्होंने स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया 10 मार्च 2021 को। उस समय मार्केट वैल्यू थी 5,50,000, बाद में स्टॉक को बेच दिया 6 लाख में। आपको डिस्कस करना है कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम, डिस्कस करना है, और यहां पर डिस्कस करना है ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहे, आपसे डिस्कस करने कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये बताइए कि कैपिटल गेन किस वर्ष में टैक्सेबल होगा और बिजनेस इनकम किस वर्ष में टैक्सेबल होगा। लेकिन मैं आपको प्रॉपर इसे करके दिखाता हूं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो 2003-2004 में एक प्रॉपर्टी 60,000 रुपए की खरीदी गई, कुछ वर्ष गुजर गए और 2020-21 में मार्च के समय इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी मार्केट वैल्यू 5,50,000 है, और 2022-23 में जून 10 को इसे बेच दिया गया स्टॉक को 6 लाख में। तो नियम यह कहता है कि जब हम कैपिटल गेन में आएंगे तो हमारी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग ली जाएगी वो ली जाएगी 10 जून 2003 से स्टॉक में जब कन्वर्ट हुआ 10 मार्च 2021, लॉन्ग टर्म है।
सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा जो उस समय की मार्केट वैल्यू है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया जाएगा 60,000 रुपए मल्टीप्लाई इस ईयर का इंडेक्सेशन, मेरे ख्याल से 301 है, और डिवाइडेड बाई किया जाएगा 2003-4 का इंडेक्सेशन। 2003-4 का इंडेक्सेशन मुझे देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो जरूर दिया होता 109, अगर ये न्यूमेरिकल होता तो जरूर दिया होता। सिंस ये सिर्फ टैक्सेबिलिटी डिस्कस करना है इसलिए इसमें न्यूमेरिकल वो नहीं करवा रहे। चलिए जो भी है ये LTCG आ जाएगा, जैसे भी आएगा LTCG आ जाएगा। ये LTCG टैक्सेबल कब होगा? जब स्टॉक बिकेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा, यानी कि 21-22 में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब होता है 21-22 प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, यानी 21-22 की आमदनी मानी जाएगी। तो अगर मैं AY के टर्म में लिखूं कैपिटल गेन किस AY में टैक्सेबल होगा तो उसे हम 22-23 बोलेंगे। और स्टॉक जब बिका है 21-22 में तो बिजनेस इनकम भी कंप्यूट होगा। कितना? मार्केट वैल्यू से जितना एक्सेस बिका है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 50,000 रुपए, ये PGBP इनकम मानी जाती है। आप जानते हो इजी क्वेश्चन है ये। और ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा? असेसमेंट ईयर 22-23 में, क्योंकि 21-22 में प्रॉपर्टी स्टॉक बिका है तो 22-23 में ही टैक्सेबल होगा AY के टर्म में अगर हम बात करेंगे। ठीक है सर, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल। चलिए इलस्ट्रेशन नहीं, एग्जाम्पल नंबर 4 और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 अमेलगमेशन को लेकर है, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल समझाने में आपको भी मजा नहीं आएगा। एक सेक्शन आप जानते हैं 47(6), जहां पर लिखा हुआ है अमेलगमेशन, जहां पर लिखा हुआ है अमेलगमेशन में अमेलगमेटिंग कंपनी यानी ओल्ड कंपनी, अमेलगमेटेड कंपनी यानी न्यू कंपनी को जो एसेट ट्रांसफर करती है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, उस पे कैपिटल गेन नहीं आएगा। ये 47(6) में है। 47(7) में लिखा हुआ है कि अमेलगमेशन में ही जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जब उनको न्यू कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेगी पुराने शेयर्स के बदले, तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नई कंपनी पुराने कंपनी के शेयर होल्डर को पुराने कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी जो अपने शेयर्स अलॉट करेगी तो उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। शर्त यह है कि सिर्फ शेयर्स अलॉट होने चाहिए और जो न्यू कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर हम यहां देखें इस पॉइंट में कंडीशन यह है कि अमेलगमेशन सेक्शन 2(1)B के अकॉर्डिंग होना चाहिए और नई कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। यानी दोनों ही केस में जब हम अमेलगमेशन देखते हैं तो उसकी परिभाषा जो मैंने अपने बुक के बेसिक कंसेप्ट में दिया हुआ है सेक्शन 2(1)B में आता है। इसका मतलब आप किसी भी कंपनी को मर्ज कर रहे हो आपस में, दो कंपनी को, तो नॉट नेसेसरी कि वो अमेलगमेशन की परिभाषा में फॉल करेगा। और अगर वो अमेलगमेशन की परिभाषा में फॉल नहीं करता तो सेक्शन 47(6) नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन, 47(7) नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जरूरी है क्लॉज 2(1)B को अच्छे से समझना। 2(1)B में लिखा हुआ है अमेलगमेशन की परिभाषा तब मानी जाएगी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जब पुरानी कंपनी अपने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देगी और अपने सारे लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर देगी नए कंपनी को। तो सारे एसेट्स ट्रांसफर होने चाहिए नई कंपनी को, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए नई कंपनी को। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद तीसरी शर्त यह है कि
75% इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो पुराने कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको वैल्यू के टर्म्स में 75% वो नई कंपनी के शेयर होल्डर कंटिन्यू होने चाहिए। अब ये कंडीशन एक जगह पर जाकर गड़बड़ हो जाता है, जो मैं इस एग्जांपल से आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे इस एग्जांपल को ले रहा हूं मैं, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड भी एक कंपनी है, दोनों इंडियन कंपनी है मान लेते हैं। ए लिमिटेड 60% होल्डिंग है उसकी बी लिमिटेड। अब मान लीजिए बी लिमिटेड ए लिमिटेड के साथ अमेलगमेट हो रहा है, मतलब बी इज ओल्ड एंड ए इज न्यू। बी ओल्ड कंपनी है और ए न्यू कंपनी है। ये वही वाली ए है जो यहां पर मैंने लिखा है, वो अलग ए नहीं है, वही ए। अब अमेलगमेशन में क्या प्रोसीजर है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटी पुरानी कंपनी नई कंपनी को दे देंगे और नई कंपनी इस एसेट और लायबिलिटी के बदले पुराने कंपनी के शेयर होल्डर को अपने शेयर्स देंगे। बी लिमिटेड अपने एसेट्स मान लेते हैं 50 करोड़ का, ए लिमिटेड को दे देगा। अपनी लायबिलिटी मान लेते हैं 10 करोड़ की, ए लिमिटेड को दे देगा। बी लिमिटेड समाप्त हो गया। लेकिन ए लिमिटेड के पास 40 करोड़ का नेटवर्थ आ गया। ए लिमिटेड इसके बदले 40 करोड़ के शेयर्स इशू करेगी। किसको? बी लिमिटेड को नहीं, बी लिमिटेड तो खत्म हो रहा है, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर, ठीक है। और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर में 60% तो ए लिमिटेड खुद शेयर होल्डर है। तो ए लिमिटेड जब शेयर्स इशू करेगा शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड को, जिसमें वो खुद शेयर होल्डर है, तो अपने आप को शेयर इशू कर नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे में जो मैंने आपको कंडीशन बताया कि 75% शेयर होल्डर कंटिन्यू होने चाहिए, पुराने कंपनी के शेयर होल्डर 75% कंटिन्यू नए में होने चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नई कंपनी खुद एक शेयर होल्डर है, वो अपने आप का शेयर होल्डर कैसे बनेगी। इसलिए एक्सेप्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 2(1)(b) में कि इस हिस्से को छोड़कर, मतलब ये हुआ कि बी लिमिटेड के पास दो कैटेगरी बन गया। एक तो 60% होल्डिंग, जो ए लिमिटेड है उसे तो भूल जाइए, उसको खुद ए लिमिटेड कैसे शेयर देगा। तो जो 40% है इसका 75%, यानी 30% शेयर्स वैल्यू में, वैल्यू के टर्म में जो बचे हुए शेयर होल्डर है उसमें 75%, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 30% शेयर होल्डर वैल्यू के टर्म में ए लिमिटेड में कंटिन्यू अगर हो गए तो सेक्शन 2(1)(b) के कंडीशंस को पूरा मान लिया जाता है। दरअसल ये मैटर फाइनल में पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर दिया हुआ है तो स्टडी मैट में भी देखिए बहुत ही हल्के टर्म में, ताकि कोई डर ना जाए बच्चा पढ़ के, सिंपल फॉर्मेट में दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा है तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को शेयर इशू करेगा, लेकिन अपने आप को नहीं करेगा इशू, तो जो बचे हुए शेयर होल्डर है उनको इशू करेगा। इतना ट्रिकी नहीं दिया हुआ है फाइनल में, तो ये पूरा ट्रिक है, पूरा प्रॉपर वे में एक सिचुएशन भी डील करने को आ सकता है, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन है सेक्शन 47(7) के रिगार्डिंग, जहां पर शेयर होल्डर पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जैसे आप मान लीजिए अपने आप कि आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके पास 2000 शेयर है, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, आपके पास 2000 शेयर है, आपने खरीदे होंगे कभी। अब आपकी जो कंपनी है ना वो अमेलगमेशन में जा रही है, XYZ के साथ अमेलगमेट हो रही है, तो आपके पास जो शेयर्स पड़े हैं उसका क्या होगा, कितने शेयर्स पड़े हैं, 2000। तो होगा क्या कि जो नई कंपनी अमेलगमेशन के बाद जो बनेगी XYZ, वो अपने शेयर्स आपको अलॉट करेगी, आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ वो 2000 शेयर्स जो पुराने कंपनी के शेयर्स हैं, वो पुरानी कंपनी तो बंद हो गई तो उसे तो हटाना ही था, उसे हटाकर उसके बदले आपको नए कंपनी आप अपने शेयर्स आपको अलॉट करेगी। तो यहां देखा जाए तो एक तरह से आपने 2000 शेयर्स छोड़े और नई कंपनी के कुछ शेयर्स जितने भी होंगे उतने लिए, तो यहां पर एक्सचेंज जैसी फीलिंग आ रही है, आपने पुराने शेयर्स छोड़े नए शेयर्स लिए उसके बदले, तो एक तरह से पुराने शेयर्स एक तरह से पुराने शेयर्स बेचे नए शेयर्स के बदले। तो यहां पर कैपिटल गेन की गुंजाइश बन सकती थी, इसलिए सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7 में
इसे अपवाद में रखा कि ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन नहीं होगा। कंडीशन बस ये है कि नई कंपनी पुराने कंपनी को शेयर के बदले शेयर दे, कैश वगैरह ना दे, और जो नई कंपनी है वो उसका इंडियन कंपनी होना जरूरी है। तो इसी के आधार पर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या कहता है वो अभी जो मैंने आपसे कहा वही कहता है कि आप एक एम नाम के व्यक्ति हो, 2000 शेयर्स हैं एबीसी के, अमेलगमेशन में गया, XYZ ने आपको 50,000 की कीमत वाली 1000 शेयर अलॉट किए। असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि भाई साहब आपको तो मुनाफा हो गया, तो कैपिटल गेन पर आप टैक्स दीजिए। तो क्या वो जस्टिफाइड है? असेसिंग ऑफिसर, आंसर है नो, नहीं जस्टिफाइड है, और रेफरेंस में आपको ये देना पड़ेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट चलते हैं, इलस्ट्रेशन 4 हो गया, हम आगे बढ़ें, क्या मिलता है हमें देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है इन विच फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज। कहीं कहीं गलती से आप उल्टा ना पढ़ लो। कब कब निम्नलिखित सिचुएशन में कैपिटल गेन नहीं अराइज होगा? पहला केस, ए ने गोल्ड खरीदा था और उसने अपने बेटे को उसकी शादी में गिफ्ट कर दिया। तो आप जानते हो कि गिफ्ट करना ट्रांसफर नहीं माना जाता इस क्लॉज में, तो यहां पर डज नॉट अराइज वाला केस बनेगा। दूसरा, एक हाउस प्रॉपर्टी HUF ने खरीदा था, अपने मेंबर को उसने पार्टीशन के समय उसे दे दिया। तो सेक्शन 47 क्लॉज 1 में आप जानते हो कि HUF अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने मेंबर को पार्टीशन में देती है, चाहे वो पार्टीशन पार्शियल पार्टीशन हो या फुल पार्टीशन हो, टोटल पार्टीशन हो, किसी भी केस में, तो वो कैपिटल गेन नहीं आता। तो ये भी डज नॉट अराइज कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा। आखिर में देखते हैं, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर है 50 आपके पास, उसे कन्वर्ट कर दिया गया शेयर्स में। तो आप जानते हो सेक्शन 47 क्लॉज 10। सर हमें तो क्लॉज याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, सिचुएशन तो याद है। तो सर एग्जाम में तो हम क्लॉज लिख नहीं पाएंगे, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेक्शन 47 तो लिख के आओगे, इतनी छूट मिल जाएगी, घबराओ नहीं। सेक्शन 47 तो लिख के आओगे, क्लॉज याद रह गया, बहुत अच्छी बात, नहीं याद रहा कोई बात नहीं, 47 तो लिख कर आओगे। तो सेक्शन 47 क्लॉज 10 कहता है कि अगर, ये भी डज नॉट अराइज के केस में आ जाएगा, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर फ्रेश डिबेंचर में या फ्रेश शेयर में कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर नहीं मानते। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, एग्जांपल नंबर 6। ये किस बात को डील करता है एग्जांपल नंबर 6? ये सेक्शन 47 में ही आप आगे बढ़ेंगे तो क्लॉज नंबर 16 मिलेगा आपको, जहां पर रिवर्स मोर्टगेज की बात की गई है। रिवर्स मोर्टगेज, रिवर्स मोर्टगेज में एक सीनियर सिटीजन अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किसी बैंक को गिरवी रखता है और उसके बदले पैसे लेता है, और अगर पैसे वो नहीं चुका पाता तो वो प्रॉपर्टी उस बैंक के पास चली जाती है, बाद में उसे देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बन जाता है, वो उसे छोड़ना पड़ता है। और उस समय जो वो छोड़ रहा है या शुरुआत में जो उस प्रॉपर्टी के बदले पैसे ले रहा है उसे ट्रांसफर नहीं माना गया है। तो जो सीनियर सिटीजन है उसके केस में वो ट्रांसफर नहीं है, चाहे जिस समय उसने रिवर्स मोर्टगेज साइन किया या जिस समय वो पैसे ना चुकाने के वजह से वो प्रॉपर्टी बैंक को दे रहा है। इन बोथ केस वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। और बैंक से जो पैसा वो लेता है वो सीनियर सिटीजन, उस पैसे को भी सेक्शन 1043 क्लॉज में एग्जम्प्ट किया गया है। यही सिचुएशन यहां पर आपको दो लाइन में डील करना है, थोड़ा सा ब्रीफिंग करना है कि अभिषेक एक सीनियर सिटीजन है, उसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपने बैंक को मोर्टगेज किया है, नोटिफाइड मोर्टगेज स्कीम में बैंक ने लोन दे दिया, लोन मंथली टर्म इंस्टॉलमेंट में जा रहा है, लोन नहीं चुका पाया इसलिए प्रॉपर्टी उसे देना पड़ रहा है, बताइए उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन का सिचुएशन आएगा। ये सातवां केस, सातवां एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन कहता है कि आप बताइए, एग्जामिन कीजिए विद रीजन, ट्रू है या फॉल्स है नीचे का स्टेटमेंट। पहला, एलिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का त्याग करना, अलग कर देना, ट्रांसफर कर देना, इन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मोर्टगेज अंडर स्कीम नोटिफाइड,
इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। नहीं साहब, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड 14 महीने तक अगर आपने रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। यस, इट इज ट्रू। जीरो कूपन बॉन्ड को हमने फाइनेंशियल एसेट मानकर 12 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग दिया है, तो 12 महीने से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म, तो यहां 14 महीने है तो लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड की परिभाषा है ऐसे बॉन्ड जिसमें कोई पेमेंट या बेनिफिट मेच्योरिटी रिडम्पशन तक नहीं मिलता। पेमेंट और बेनिफिट मेच्योरिटी रिडम्पशन तक नहीं मिलता, दैट इज ट्रू, तभी तो वो जीरो कूपन है। ओके, तो चलिए हम अगले इलस्ट्रेशन पर आते हैं। सर कितने इलस्ट्रेशन? देखिए अभी जो हम डील कर रहे थे ना सेक्शन 2(1)(b) अमालगमेशन, ये कैपिटल गेन में इन्होंने दे रखा है, तो आपको जरूर एक बार ही देखना चाहिए कि कैपिटल गेन में ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन। सर कितने? एक और इलस्ट्रेशन करके फिर आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन हमारा अगला। मुझे लग रहा है अब फुल फ्लेज्ड ही आने वाला है। अभी तक तो पॉइंट वाइज चल रहे थे ना हम, अब इन्होंने कैपिटल गेन कंप्लीट करा दिया। यहां चलिए एक एग्जाम्पल है छोटा सा, वो क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल? अगर ए परचेज करता है स्टेज कैरेज परमिट 2 लाख में, तो वो 2 लाख उसके लिए क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा? सर तो क्या समझ आया? नहीं आया? देखिए इसको ऐसे समझाता हूं मैं। जो सेल्फ जेनरेटेड एसेट्स होते हैं, चाहे वो पेटेंट है, गुडविल है, कॉपीराइट है, ये स्टेज कैरेज परमिट है, जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं, अगर वो खुद ब खुद जनरेट हो रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमें जीरो लेनी है। लेकिन अगर वो हमने किसी से खरीदी है, परचेज किया है, तो कैपिटल गेन टॉपिक में अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हमने किसी से खरीदा है, परचेज किया है, तो जितने पैसे हम पे करेंगे वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी, और अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आया तो इंडेक्सेशन का भी फायदा हमें मिलेगा। यही वो कहता है। पढ़ा हुआ है आपने, ऐसा तो है नहीं पढ़ा ही नहीं हुआ। ठीक है जी, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। और कुछ दिख रहा है हमें इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल? आ ही गया, ये पूरा ही क्वेश्चन आ गया, एक तरीके से फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया। अब इस बार न्यूमेरिकल है। ये कौन सा न्यूमेरिकल है? जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है कोई कैपिटल एसेट, तो कैपिटल गेन कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसकी डिटेलिंग है। तो ये तो इलस्ट्रेशन है, करने में मजा आएगा। पहले तो मैं टाइमलाइन बना देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। क्वेश्चन में जून 2003-4 में खरीदा है कुछ 50,000 रुपए में। जून 2003 में 50,000 में खरीदा है, नवंबर 2019 में उसे कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर आपने इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया है। मार्केट वैल्यू है 4,50,000। और फिर आपने 2021-22 में सितंबर में इसे बेच दिया है 6,50,000 में, स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड कर दिया है। कैपिटल गेन निकालना है, इंडेक्सेशन का रेट भी दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है। पीरियड ऑफ होल्डिंग पर पहले मैं ध्यान देना चाहूंगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम क्या लेंगे? हम लेंगे जून 2003 से जब वो स्टॉक में कन्वर्ट हुआ नवंबर 2019, तो ऐसे में ये लॉन्ग टर्म आ गया। सेल कंसिडरेशन कितनी ली जाएगी? जो मार्केट वैल्यू है 4,50,000, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है तो 50,000 रुपए तो मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा। इंडेक्सेशन के लिए हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग पर निर्भर करना है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैसे लेते हैं? 19-20 हम न्यूमरेटर लेंगे। 19-20 का क्या है? 279, 289, और डिनोमिनेटर लेंगे एक्विजिशन यानी 3-4 का 109। इस तरह से हमारा ये LTCG आ जाएगा। इस LTCG को हम किस असेसमेंट ईयर में, ये तो आप वर्कआउट कर लोगे, मैं करके दिखा देता हूं वैसे।
ये किस ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में स्टॉक बिका है। तो स्टॉक बिका है 21-22 में, तो 21-22 में टैक्सेबल होगा, मतलब असेसमेंट ईयर होगा 22-23। टैक्स तो बाद में देंगे ना। जिस ईयर में चार्जेबल होगा, चार्जेबल कब होगा? जिस ईयर में स्टॉक बिका है। चार्जेबल कब होगा? जिस ईयर में स्टॉक बिका है, 21-22। और इसी में पीजीबीपी भी निकलेगा 2 लाख रुपए। 2 लाख कैसे भाई? 4.5 लाख मार्केट वैल्यू को हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया बिजनेस के लिए, और 6.5 में बेचा है, तो 2 लाख का बिजनेस इनकम भी आएगा, वो भी इसी वर्ष टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहां तक करा दिया। अब आप आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। टोटल मैं इसके ऊपर छोटे छोटे ही सही, अब पता नहीं आज कितना टाइम लग गया, मुझे नहीं मालूम, लगभग आधे घंटे से तो ज़्यादा ही लग रहा हो, 1 घंटे के अप्रॉक्स में है। तो 4 वीडियो बनाएंगे ताकि आपका बर्डन ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, मतलब जितना बचा हुआ उसे हम डिवाइड कर देंगे 4 वीडियो में, सीरीज में। उसे पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए चारों। सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए भी था तो उन्हीं का सीए इंटर, लेकिन सीएमए वाले देख सकते हैं। वैसे उनके लिए अलग से भी, जैसे सीए वालों के लिए तैयार हो रहा है स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर, उनके भी तैयार होते हैं, तो वो अपना इंतजार कर भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।